भारतीय बाजार की तेजी में अचानक ब्रेक क्यों लगा और क्यों एफआईआईज मुनाफा वसूली करने लगे, ये सवाल हर निवेशक पूछ रहा है। दरअसल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बीते 16 कारोबारी सेशंस में लगातार बिकवाली की है, जिससे बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अकेले इसी महीने ही एफआईआईज ने 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। आखिर क्या रही एफआईआईज की भारतीय बाजार से दूरी बनाने की वजह? आज इसी का विश्लेषण कर रहे हैं हम बहुत ही खास मेहमानों के साथ। आप ये पहले रिपोर्ट देखिए, मोटा मोटी थोड़ा सा समझ लीजिए मामला क्या है, कितनी बिकवाली हो रही है, ट्रेंड क्या दिख रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस पर जाएंगे इस छोटी सी स्टोरी के बाद। अक्टूबर का महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए आंख मिचौली भरा रहा। पूरे महीने में 16 कारोबारी सत्रों में सिर्फ 4 बार बाजार हरे निशान में बंद हुआ, यानी 75% समय बाजार मुनाफा वसूली का शिकार होता रहा। बुलरन का दौर अचानक ही थम गया और बाजार की हालत यूं हो गई मानो किसी ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी रोक दी हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई का अचानक यू टर्न लेना है। अब इस बिकवाली को अगर आंकड़ों की भाषा में समझने की कोशिश करें तो मार्च 2020 जब कोरोना का दौर था तब 65,817 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। ये बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा ही की गई थी। फिर मई 2022 में भारी बिकवाली का दौर आया, तब ये आंकड़ा 54,292 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अगले महीने ये 58,112 करोड़ रुपए पर पहुंचा। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया है वो पहले के मुकाबले काफी चौंकाने वाला है। 2024 के सिर्फ अक्टूबर के 16 कारोबारी दिनों में ही एफआईआईज ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली की है। ये मंथली आधार पर अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये बिकवाली क्यों हो रही है। इसका जवाब सीधा सा है। एफआईआईज चीन की इकोनॉमी में सुधार की उम्मीदों में अपना पैसा वहां लगाने लगे हैं। वहीं अमेरिका में दरों में कटौती से वहां भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद बनी हुई है। इसलिए विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। बिकवाली का कारण तो समझ में आ गया, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि इस साल अब तक एफआईआईज ने भारतीय बाजार से कितना पैसा निकाला है। आंकड़े देखेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक एफआईआईज ने भारतीय बाजार से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारतीय बाजार के फंडामेंटल काफी मजबूत हैं। इसी उम्मीद के साथ सब देख रहे हैं कि बाजार में बाहर का दौर फिर से लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह। अनुराग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार फिर मेरे साथ बहुत ही खास जोड़ी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये एफआईआईज ने सर ये सेल बटन क्यों दबा के रखा हुआ है? कुछ ऐसा क्या खास हो रहा है चाइना में? और मैं पढ़ रहा हूँ कि चाइना के साथ साथ साउथ कोरिया, बाकी इकोनॉमी में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को दिख रही हैं। क्या एनालिसिस है सर आपका, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये 3 तरफा आप कह सकते हैं कारण रहे एफआईआईज का जो पैसा निकालना भारत में रहा। एक तो जो ट्रिगर पॉइंट था चाइनीज स्टिमुलस, इसका जरूर इम्पैक्ट आया। और चाइना ने जब घोषणा की कि हम इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए, मार्केट को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ मॉनेटरी और फिस्कल स्टेप्स उठा रहे हैं, उन 2 हफ्तों में दीपक जी $53 बिलियन चाइना में चले गए। $53 बिलियन गए। बट मजे की बात यह है कि 16 अक्टूबर से 22-23 अक्टूबर तक 6 बिलियन निकलने भी शुरू हो गए। तो 6 बिलियन निकले भी हैं चाइना से। तो एक ट्रिगर पॉइंट ये था। दूसरा था, फेड ने जब सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया तो मार्केट ने ये अंदेशा लगाया कि अब तेजी से रेट कट आएंगे, डॉलर को गिराते हैं। और ये
रेट कट जब आते हैं तो कोरिलेशन रहता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोस जाने लग जाते हैं जैसे डॉलर वीक होता है तो। बट इसके सामने पिछले 4 हफ्ते से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, 104 क्रॉस कर गया डॉलर इंडेक्स। ये इसका क्या कारण था कि अमेरिका की इकोनॉमिक डेटा जो आया वो जो फोरकास्ट था उससे कहीं बेहतर आया। तो इससे क्या लोगों को अब शंका हो रही है कि इतनी तेजी से फेड रेट कट्स नहीं करेंगे। वो रेट कट नहीं करेंगे तो यील्ड्स बढ़ गए अमेरिका में, डॉलर मजबूत हुआ और हमने देखा इमर्जिंग मार्केट फ्लोज पे असर हुआ। तो ये तो 2 ग्लोबल कारण आप ले सकते हैं। तीसरा कारण था इजराइल ईरान का युद्ध और जियोपॉलिटिकल संकट। इसके चलते भी थोड़े एफआईज ऐसे होते हैं जो रिस्क उनका मैट्रिक्स ट्रिगर हो जाता है, थोड़ा पैसा उठा लेते हैं। और चौथा जो मूलभूत कारण था डोमेस्टिक, अगर आप देखें हम ऑल टाइम हाई पे बैठे थे, एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे बैठे थे, वहां पे 800 $850 बिलियन जो एफआईज का निवेश है उसमें से $10 बिलियन निकाल लिए गए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1.25% तक निकला है। बट आप देख लीजिए मार्केट में जरूर 7-8% की गिरावट आ गई। पहला टाइम होता ये अगर 2020 में इस तरह का जब नंबर निकला था तो मार्केट 30 से 40% गिर गया था। तो फर्क आज के दिन में है डीआईआईस जो डोमेस्टिक सामने खड़े हुए हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो 3 मूलभूत कारण हैं ग्लोबल और एक रहा भारत का कारण। बट रिमोट जो है दीपक जी, सबको बताना चाहता हूं, रिमोट जो है अनुराग के हाथ में है। तो इनसे आप पूछिए ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं भारत से। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनुराग सर ज़रा बताइए सर, ये स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स की वजह से ही हुआ है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा कुछ धमाका कर दिया चाइना ने कि ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया, या बात कुछ और है? आपको क्या नज़र आ रहा है सर? दीपक, आपको और अजय सर को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत और बहुत। जो हमें दर्शक सुन रहे हैं उनको भी देखिए बहुत अच्छा खुशी का माहौल है और मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं दीपक। तो कोई कंप्लेन की गुंजाइश है भी नहीं, राइट? वैसे मतलब थोड़ा 4-5% होता भी है तो देखिए वी शुड नॉट बी सो स्टिंजी कि किसी को कुछ प्रॉफिट ही ना बुक करने दे। बट बहरहाल जो जो आपने सवाल उठाया दीपक, उसमें ऐसा लगता है जैसे, और स्पेशली जब मैं अजय सर के साथ आता हूँ, देखिए इनके व्यूज तो सारे एकदम बैंग ऑन पॉइंट होते हैं। तो वी कांट दे आर ऑल द टाइम ही इज ऑलवेज ट्रू टू व्हाट इज द राइट व्यू इन द मार्केट, राइट? बट ऐसा लगता है कि मुझे लाकर के इनके साथ डिबेट में आप सारा एफआईज आप मुझे बना देते हैं ऐसे लाइक ये लोग बेच रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। बट लेट मी एक नजरिया देता हूँ। देखिए तो दीपक, सारा अजय सर ने जो पॉइंट्स बोले सब वैलिड हैं और हमारी एक और अंग्रेजी चैनल पे यही चर्चा हो रही थी, मैं उसका अब हमें तर्जुमा करना पड़ेगा। देखिए 10 ईयर यील्ड जब भी बढ़ती है तो एफआईआईज पैसा विड्रॉ करते हैं इमर्जिंग मार्केट से, राइट? तो वो ऑफ लेट 3.8% से 4.2 गई यूएस में, तो वो नेचुरली वो मार्केट इमर्जिंग मार्केट से पैसा पुल होगा। उसका 20% इंडिया में लगा हुआ है तो वो भी उसमें भी असर आपको दिखेगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स तो दीपक हैं ही। बट आई वुड से ब्रॉडर पॉइंट देखिए, एक एफआई कैपिटल जो होता है ना दीपक, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है। तो व्हाट दैट मीन्स इज दैट उनको ग्लोब में जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो वहां चले जाते हैं। चाइना में अपॉर्चुनिटी दिखी शॉर्ट टर्म में, वो वहां चले गए। अगले साल का फ्लेवर कुछ और हो जाएगा तो वो वहां चले जाएंगे। तो वी शुड नॉट टेक टू मच ऑफ द एफआई कैपिटल कि वो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू से आती है। एफआई कैपिटल इज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, तो वो शॉर्ट टर्म रिटर्न उसको जहां दिखेगा वो साल दर साल और 6 महीने अपना नजरिया चेंज करते रहते हैं। तो इंडिया का मार्केट अब क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड हो गया था और कुछ मायने में दीपक आई वुड से इट्स वेरी एक्सपेंसिव आल्सो एंड वी कैन डिस्कस व्हाई। बट तो आई मीन दोनों ही लिहाज से अगर आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं तो इंडिया मार्केट वाज अ वेरी राइट मार्केट टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम, राइट? मुझे लगता है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है दीपक, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अच्छा। देखिए 2014 में उन्होंने 22% का पीक बनाया था। एफआईआई होल्डिंग ऑफ इंडियन मार्केट वाज 22% 2014-15 के आसपास, एंड आज वो करीब 16% के आसपास है। तो ग्रेजुअली दे आर एग्जिटिंग द मार्केट, मे बी बिकॉज एग्जिट्स अच्छी मिल रही है, मे बी रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, राइट?
But I would really invert and really put the question more on domestic markets. हम 10 बिलियन की FII को तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं. एक Hyundai रातों रात आता है और 3.3 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट से निकाल ले जाता है, उसको हम खुल के पैसा दे देते हैं. जोमैटो बोलता है कि हम अपनी फॉरेन शेयर होल्डिंग को 50% से नीचे लाएंगे. वो कौन बेच रहा है? सब तो प्राइवेट इक्विटी है वो. उसको हम बड़े खुल के मनी रेज करने देते हैं. तो हम आई थिंक हमें promoter selling, domestic selling, and the private equity selling and IPOs, very expensive IPOs and QIPs, उस कैपिटल पे नजर रखनी होगी. FII सेलिंग एक डिस्ट्रैक्शन है दीपक, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए. ओह बग्गा सर, इस पर आपका क्या टेक है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर ने रखे हैं यहाँ पे. क्या वाकई में ये इग्नोरेबल चीज़ है और हमें जो डायनेमिक्स हमारी इंटरनल मार्केट्स में शिफ्ट हो रहे हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? आपका टेक इस पे क्या है सर? नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत उम्दा इंसाइट अनुराग ने निकाला दीपक जी. ये देखें, अगर 4 लाख करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी इस मार्केट से निकली है. अब वो तो कुछ नया पैसा लोगों ने लगाया ऑन द मार्जिन, या फिर अपने सेकेंडरी होल्डिंग बेच के इसको एब्जॉर्ब किया. अब ये 4 लाख करोड़ कैसे टूटता है? 2 लाख करोड़ प्रोमोटर्स ने बेचा. IPO, OFS, QIB और साथ में FPO वगैरह मिला लें अगर, और PE फंड्स ने जो सेकेंडरी सेल्स में निकाला, ये सब मिला के देखें एक और 2 लाख करोड़ आ जाता है. तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा इस मार्केट ने एब्जॉर्ब किया है. 4 लाख करोड़ कितने बिलियन डॉलर हो गए? आप कैलकुलेट कर लीजिए. 8,400 करोड़ का हो गया बिलियन. तो 50 बिलियन तक या 45 से 50 के बीच में इस तरह का लिक्विडिटी इस मार्केट से निकला है, जो प्राइमरी मार्केट में गया या प्रोमोटर्स ने बेच के कहीं और लगाया या कैपेक्स में लगाया. आजकल प्रोमोटर क्या कर रहे हैं? बैंक से जो ऋण लेना है वो ज्यादा महंगा है. इतने एलिवेटेड प्राइसेस पे आप FPO ले आइए, OFS ले आइए, QIB ले आइए, कुछ भी इस तरह का आप लेके आ जाइए, वो बेटर है. आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा है, तो और इतने हाई प्रीमियम पे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है प्रोमोटर के लिए अभी डाइल्यूट करना. इसके बावजूद ये मार्केट बड़ा है इस साल. ये दिवाली से दिवाली 26% आप ऊपर हैं. अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखें, 35% से ज्यादा देखे गए हैं रिटर्न. तो इसके बावजूद ये मार्केट बड़ा है. सोचिए आगे चल के ये मार्केट क्या करने वाला है. तो एक तो बहुत अहम बात अनुराग ने निकाली. दूसरा मैं कहूंगा, भारत जैसा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एट स्केल इतना बड़ा इकोनॉमी इतना तेजी से बढ़ेगा अगले 20 साल के लिए, जिसके बहुत सारे ट्रिगर हैं. यंग पॉपुलेशन से लेकर रिन्यूएबल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कोई 10-12 आप फैक्टर्स लगा सकते हैं. ये 2-3 डिकेड की अपॉर्चुनिटी है. FIs आए ना आए, भारतीय मार्केट में भारतीय पैसा ही इतना अब आ रहा है. जो हमारा सेविंग्स है, जो ट्रेंड बढ़ गया है, जो करोड़ों लोग अभी पैसा डाल रहे हैं, और टैक्स वालों ने भी ये समझ लिया, टैक्स वाले भी बढ़ाते जा रहे हैं. और वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी बोले, जी हमारा तो बन रहा है पैसा, हम बढ़ाते रहेंगे. तो ऐसे माहौल में आप सोचिए, जब ये FIs का अगर थोड़ा सा भी नरमता आ जाती है कि भाई इतना तेजी से ना वो 5-5 हजार करोड़ रोज ना निकालें, कैसे ये मार्केट उछलेगा. इसलिए मैं कहता रहता हूं कि भाई टाइमिंग तो कोई नहीं कर पाएगा, कंसिस्टेंटली कोई भी करेक्ट नहीं होता है, और हमसे तो बिल्कुल नहीं होता है. बने जरूर रहना है मार्केट में, बने रहना है, और इसका लाभ उठाना है अगले 20 साल का भारत की ग्रोथ का. ऑल राइट सर. अनुराग सर, क्या जैसा आपने कहा कि ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है,
इसमें कोई शक नहीं है कि एक ज़माना था जब FIIs थोड़ी सी भी हलचल कर देते थे तो हमारे मार्केट में उसका बड़ा असर पड़ता था। लेकिन अब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इतना अच्छा वॉल्यूम है कि हमको ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, और जैसा आप सर बता रहे हैं कि वापस यहीं आना होगा। बट क्या ये ग्लोबल चुनौतियाँ अभी ख़त्म हो चुकी हैं? क्योंकि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, अभी हमको इमर्जिंग मार्केट से भी कंपटीशन मिल रहा है। इंडोनेशिया, वियतनाम, इनके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, वैल्यूएशन बहुत लोअर है। साउथ कोरिया का भी यही है। जापान का येन का वीकनेस भी वहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है हम लोगों को। चाइना का हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो क्या आने वाले निकट भविष्य में हमारे लिए ये जो इमर्जिंग मार्केट कंपटीशन है, ये आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या थोड़ा 2-4 महीने बाद वापस FIIs जो है वो ग्रोथ स्टोरी फोकस कर देंगे इंडिया पर अपनी? दीपक, बहुत अच्छा सवाल है, 2 मिनट दीजिए इसको। देखिए, इसका मैं या तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे सकता हूं, जो कि मैं कोशिश नहीं करूंगा। हमें ना येन देखने की जरूरत है, ना चाइना देखने की जरूरत है, ना अमेरिका देखने की जरूरत है। इंडिया के सामने अगले 20 साल इतने बेहतरीन हैं इंडिया की, और मैंने इस बारे में एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा था और मेरे ट्विटर पोस्ट पर भी प्लग्ड है। अगले 20 साल में मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की इज एंटरिंग द एज ऑफ 30s, एंड अ ह्यूमन इन हिज लाइफ टाइम, जब सबसे ज्यादा खर्चा हम तब करते हैं पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन, घर बार खरीदना, कारी खरीदना, जब हम 30 से 50 के बीच में होते हैं। और लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने। तो इंडिया के सामने जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी इस समय है दीपक, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो किसी देश से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सो जो चाइना के पास 1990s से 2010 के बीच में थी अपॉर्चुनिटी, वो हमारे पास में अब है। अब हम इससे सवाल सिर्फ एक ही है कि हम कितनी लंबी छलांग लगाते हैं। छलांग तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये रही बात के हमें कंपैरेटिव किस मार्केट से देखना, हमें किसी मार्केट से कंपेयर नहीं करना। ये हमारी इंडिया की अपनी स्टोरी है और इंडिया को अपने आप रीराइट करनी है। सेकेंड पॉइंट, FIIs, देखिए इंडिया में आप इन्वेस्टर्स भी हैं, SIP इन्वेस्टर्स भी हैं, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं। अब यह बात आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि FIIs शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है। देखिए वो जो मिस कर जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म सेक्युलर स्टोरी मिस कर जाते हैं कई बार, बट उसके लिए वो रेडी है क्योंकि उनको हर साल का फ्लेवर नया लेना है। अब आपको देखना है जी, कोई ना कोई हर स्टोरी में कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा। जब भी आप कुछ मार्केट में खरीद रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि कोई तो बेच रहा है ना। जो बेच रहा है उसका भी एक नजरिया है, जो खरीद रहा है उसका भी नजरिया है। तो आप अपना जजमेंट लीजिए। तो आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, और देयर इज नो डाउट कि 20 साल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। नाउ हैविंग सेड दिस दीपक, छोटा सा कैच ये है, देखिए इंडिया स्टोरी पहले भी रही है जी। स्टोरी एक अलग चीज होती है और मार्केट के वैल्यूएशन एक अलग चीज होती है। मैं कई बार बड़ा इंसेन लॉजिक सुनता हूं, और काफी कुछ फंड्स के लोग कहते हैं कि देखिए डोमेस्टिक मनी आया तो हमने मार्केट को गिरने नहीं दिया। अब देखिए ये लॉजिक इस हद तक फ्लॉड है। आप ये कोई देश की सीमा की रक्षा नहीं हो रही है कि मार्केट को गिरने नहीं दिया हमने और महंगे दाम पे खरीद लिया। दिस इज योर मनी। इंडिया चलता रहेगा, देश रुकते नहीं है, देश हमेशा तरक्की करते हैं और इंडिया तो करेगा तरक्की। इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे स्टॉक्स खरीद ले जाके। तो आई थिंक इन्वेस्टर को अपना वैल्यूएशन मैट्रिक लगाना चाहिए। मैं इसको समराइज करके बोलूं तो इस लेवल पे जहां मार्केट्स आज हैं दीपक, अगले 5 साल के रिटर्न्स बहुत म्यूटेड रहेंगे अगर आप अब खरीदते हैं तो। ओके, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो समझ लीजिए। यानी कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स को आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा, कोई भी इमोशनल होके आपको इस तरह के फैसले नहीं लेने। बहरहाल मुझे आपसे दोनों से बहुत लंबी बात करनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका था ये डिस्कशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों जब भी आते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स से, तो मेरे लिए ये चर्चा और स्पेशल हो जाती है। बट थैंक यू सो मच बग्गा सर, वक्त निकालने के लिए। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए।